डियर चिल्ड्रन, आज हम देख रहे हैं चैप्टर 6 फ्लेमिंगो बुक क्लास ट्वेल्थ फ्लेमिंगो बुक। तो हम यहाँ पर टेक्सचुअल एक्सरसाइज देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी माइजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो यहाँ पर जो मेकअप रूम था उसके बारे में यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, फायरी माइजरी। इज दैट क्लियर? जिसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो वेरी सिंपल, क्या अर्थ है इसका? तो इसका अर्थ है कि बहुत ज़्यादा लाइट होना, बहुत ज़्यादा प्रकाश होना। तो यहाँ पर हम लोगों को यही आंसर हमें लिखना है कि भाई जो जेमिनी स्टूडियो था वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट हुआ करती थी, चकाचौंध करने वाली लाइट हुआ करती थी, जो कि बिल्कुल असहनीय होती थी, बहुत गर्मी जैसा लगता था। इज़ दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पर बताना है। तो द फायरी माइजरी मीन्स इनकॉन्डेंसेंट लाइट। तो इनकॉन्डेंसेंट का मतलब क्या है? चकाचौंध, बहुत ज़्यादा लाइट होना, अनबियरेबल लाइट होना। इन द मेकअप रूम इन जेमिनी स्टूडियो। तो जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम था, जहाँ पर एक्टर एक्ट्रेसेस का क्या करते थे? मेकअप करते थे, है ना। जैसे हमारी बार्बर शॉप होती है ना, हेयर कट की दुकान, पार्लर, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट लगा दे उस छोटे से कमरे में, तो बिल्कुल अपन को कैसा लगेगा? बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। तो बस यही है फायरी माइजरी। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको इनकॉन्डेंसेंट वर्ड नहीं लर्न होता है तो आप टू मच वर्ड वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो तो कि बहुत ज़्यादा लाइट होना, है ना, तो टू मच लाइट, अनबियरेबल लाइट, यू कैन ऑल्सो राइट इंस्टेड ऑफ दिस वर्ड। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स राष्ट्रीय एकता, दैट द ऑथर रेफर्स टू। यहाँ पर लेखक ने क्या नेशनल इंटीग्रेशन, क्या राष्ट्रीय एकता की बात की है? तो आप लोगों को पता है कि जेमिनी स्टूडियो में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जगहों के, सब अलग अलग प्रांतों के लोग रहते थे, एक साथ काम करते थे। तो ये क्या शो करती है? यूनिटी, नेशनल यूनिटी। इज़ दैट क्लियर? तो यही हमारा आंसर है। यू कैन रीड योर सेल्फ दिस आंसर एंड इट्स मीनिंग। तो अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग स्टेट से, प्रदेशों से लोग आए, एक साथ रह रहे, एक साथ काम कर रहे। अंडरस्टूड? तो राष्ट्रीय एकता है कि नहीं है? नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। तो यहाँ पर ऑफिस बॉय वर्ड आया, तो ऑफिस बॉय एक पोस्ट थी उसमें, जेमिनी स्टूडियो में एक पोस्ट का नाम क्या था? ऑफिस बॉय। इज दैट क्लियर? तो ऑफिस बॉय का क्या काम था? और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लेसन में जो बोलने वाला है वो कौन है? ये बात कौन बता रहा है लेसन में? ऑफिस बॉय ही है वो। इज दैट क्लियर? वो खुद नरेटर है इस लेसन का, वो खुद बोल रहा है इस लेसन में। तो क्या काम था जेमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय का? सेकंड क्वेश्चन इसी में है। व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियोज? उसने स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था? इसी में थर्ड क्वेश्चन है ना। व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड? डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना, वो निराश क्यों था? तो तीनों के हम आंसर देख रहे हैं। द ऑफिस बॉयज वर्क वाज टीयरिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग। ये तो इसका आंसर हुआ कि व्हाट वाज द वर्क ऑफ ऑफिस बॉय। तो ऑफिस बॉय का काम क्या था? टीयरिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग। इसका क्या मतलब है? कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग को फाड़ना। जैसे न्यूज़पेपर में जो आया है, जो भी न्यूज़ वगैरह जो भी उनके लिए यूज़फुल, उनको अलग निकालना। इज़ दैट क्लियर? उसकी फाइल बनाना, है ना, उनको फाइल में अटैच करना, ये काम उसका था। टीयरिंग मतलब फाड़ना। सेकंड क्वेश्चन का है कि उसने क्यों ज्वाइन किया था स्टूडियो? तो ही ज्वाइंड द स्टूडियो टू बी एन एक्टर और डायरेक्टर, क्लियर, और ए लिरिक राइटर। तो इन पोस्ट के लिए उसने कि वो एक्टर बन जाएगा,
है ना, राइटर बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा, इस आशा में उसने ज्वाइन किया था स्टूडियो। लेकिन वो डिसअपॉइंटेड क्यों हुआ? तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ हिज लोअर पोस्ट एज द ऑफिस बॉय। तो ये बॉय है यहाँ पर, ऑफिस बॉय, ये यहाँ पर बॉक्स जैसा लग रहा है तो करेक्ट, ऑफिस बॉय। तो वो इसलिए इसलिए डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसे अच्छी, जैसी उसकी सोच थी, जैसी उसकी आशा थी, ऐसी तो कोई पोस्ट उसे नहीं मिली थी। उसको तो एक छोटी सी पोस्ट मिल गई थी, क्या मिली थी? ऑफिस बॉय, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड था। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज? वहाँ पर जो ऑथर है मतलब ऑफिस बॉय, जो ऑफिस बॉय है वो कुछ भी नहीं करता दिखाई देता है। अपीयर मतलब दिखना, तो कैसा दिखता था वो? जैसे कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, जैसे इसका तो कोई काम ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अब बेचारा वो ऐसा क्यों दिखता था? क्योंकि उसका काम ही पेपर फाड़ना था, न्यूज़पेपर क्लिपिंग करना था, जो अभी अपन ने ऊपर आंसर में लिखा है। इज दैट क्लियर? तो वही आप लिखेंगे, बिकॉज हिज वर्क वाज टीयरिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग। बस इतना ऊपर का क्वेश्चन है, जो आंसर है उसकी हेल्प ले लीजिए आप नीचे। इज दैट क्लियर? तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड? ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड क्यों था? फ्रस्ट्रेटेड का मीनिंग भी वही होता है जो लगभग डिसअपॉइंटेड का मीनिंग होता है, मतलब वो हताश निराश था। तो क्यों था? एंड उसने किसके ऊपर उसका गुस्सा निकाला, ये क्वेश्चन है। तो निराश हताश क्यों था? अभी हम इससे पहले आंसर लिख चुके हैं। इससे पहले हमने आंसर लिखा है कि वो निराश हताश इसलिए था क्योंकि उसको उसका मनपसंद का काम नहीं मिला था, उसे ऑफिस का काम, ये भी लिखा ना अपन ने आंसर इससे पहले, वही यहाँ पर लिख देना है। और उसने गुस्सा किस पे किया, बस ये और याद करना है आपको। तो ही शोड, है ना, ही शोड हिज एंगर ऑन सुब्बू। ये यहाँ पर कुछ स्पेलिंग एरर हो तो प्लीज़ सी देम केयरफुली। एक तो ऑफिस बॉय को बॉक्स जैसा लिख रखा है इस बॉय ने, एक तो ये सही करना है, और ये ही को बी कर रखा उसने। ही शोड हिज एंगर ऑन सुब्बू, उसने एक सुब्बू नाम का व्यक्ति था वहाँ पर, उसके ऊपर गुस्सा निकाल दिया। तो वेरी इजी आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सुब्बूज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का मतलब क्या है यहाँ पर? बॉस। तो उसका मालिक, उसका बॉस कौन था? तो एस.एस. वासन। ओनली यू हैव टू लर्न द नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द लीगल एडवाइज़र रेफर टू एज द ऑपोजिट बाय अदर्स? जो दूसरे लोग थे वो लीगल एडवाइज़र मतलब उनके जो लॉयर थे, उनको सलाह देने वाले लोग थे, वकील, उनको बिल्कुल सब अपोजिट देखते थे, अपोजिट मानते थे, मतलब जैसे कि ये हम में से नहीं है, ये तो अलग हैं, ऐसा मानते थे। तो ऐसा क्यों मानते थे? तो उसमें देखो, एक तो उनकी ड्रेस सेटअप, उनका ड्रेस वगैरह भी अलग था, अलग तरीके से रहन सहन था उनका। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन जो है कि वो, उनसे एक गलती हुई थी, उनकी वजह से एक एक्ट्रेस थी, उसका कैरियर बर्बाद हो गया था, उसकी वजह से उनको सब उस दृष्टि से देखते थे, वो रिस्पॉन्सिबल थे उसके कैरियर की बर्बादी का। इज़ दैट क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जेमिनी स्टूडियो? मतलब किस चीज़ की वजह से जो लॉयर्स थे वो अलग थलग दिखते थे जेमिनी स्टूडियो में? तो उनकी ड्रेस की वजह से। वो सब तो खादी के कपड़े पहनते थे, लेकिन वो पैंट पहनते थे, कोट पहनते थे, टाई पहनते थे, तो बिल्कुल अलग लगते थे कि नहीं? जैसे हम नॉर्मल ड्रेस पहनते, एक आध दिन कोई कोट पहन के आए तो थोड़ा अलग लगता है कि नहीं लगता? तो इस तरीके से वो अलग थलग लगते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैनी साइड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज़। मतलब देखो यहाँ पर हमें सुब्बू एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छा पर्सन था, उसमें सब गुण थे, तो उसके गुणों को यहाँ पर हमें लिखना है। तो जैसे कि सुब्बू इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ मैनी साइड जीनियस। मैनी साइड जीनियस मतलब वो बहुत सारे कामों में जीनियस था, है ना?
उसके पास क्या 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 एबिलिटी थी? तो ही हैज़ द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल, चीयर हमेशा हमेशा प्रसन्न रहता था। इसमें भी आपको स्पेलिंग कर इरर है तो करेक्शन करना है। चीयरफुल SHEER है ना, ये करना है। सुब्बू ऑन हिज ओन बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, और उसमें लॉयल्टी का भाव था। लॉयल्टी मतलब वफादारी, तो आप सिंपली उसको ऐसे लिख दें कि ही वॉज अ लॉयल मैन, ऐसा लिख देंगे अगर नहीं बन रहा है तो, है ना। ही वॉज अ चीयरफुल मैन, ही वॉज अ लॉयल मैन, ऐसे लिख दो, ठीक है। सुब्बू द बॉस बट इन द अटेंडेंस, तो यहाँ पर आप लोग प्लीज़ मेरे से लिसन कीजिए। यहाँ पर ये जो आंसर लिखा है इस पर ध्यान न दें। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कि सुब्बू इज़ द सेकेंड इन द एट द सेकेंड रैंक, सुब्बू वाज एट द सेकेंड रैंक इन जेमिनी स्टूडियो। सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर पर था, मतलब बॉस के वो सबसे क्लोज था। ही वॉज अ लॉयल पर्सन, ठीक है, ही वॉज अ लॉयल पर्सन, ही वॉज वेरी हेल्पफुल पर्सन, ठीक है ना, बहुत हेल्पफुल था वो। ही ऑलवेज हेल्प्ड टू अदर्स, इज दैट क्लियर। ही वॉज वेरी गुड एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, सारे गुण थे उसमें, इज दैट क्लियर। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड, ऑनेस्ट, डिसिप्लिन्ड, सो ऑल दीज क्वालिटीज सुब्बू है, इज दैट क्लियर। तो ये आप लोगों को इस तरीके से इस आंसर को बनाना है। यस तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। वाई वॉज द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम्ड एट दिस द स्टूडियो, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मोरल रीआर्मामेंट आर्मी क्या है, एक ग्रुप है ना, तो उसका वेलकम क्यों किया गया था वहाँ पर? तो उसका वेलकम इसलिए किया गया था क्योंकि ये इंटरनेशनल कम्युनिज्म का मूवमेंट था, आंदोलन था। और दूसरा रीज़न है कि जो बड़े बड़े बॉस थे वो भी इसके सामने बहुत छोटे थे, इज़ दैट क्लियर। तो इस कारण से उसका वेलकम किया गया स्टूडियो में, उस ग्रुप का। एंड नाउ नेक्स्ट, नेम द एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेस स्टेज्ड बाय MRA। तो MRA का क्या मतलब है? मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। तो यहाँ पर हमें एक उदाहरण देना है जिससे ये पता चले कि मोरल रीआर्मामेंट का प्रभाव पड़ा वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में, उसके नाटक में, वहाँ पर उनके कामों में उसका प्रभाव पड़ा। तो क्या उदाहरण है उसका? तो उसका उदाहरण है कि फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley with a bare stage। तो यहाँ पर फिर काफ़ी उसी समय के बाद, मतलब मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के बाद से, उनके बताए हुए नाटक के बाद से वहाँ पर भी ये जो सीन है सनराइज़ और सनसेट का, ये वहाँ के नाटकों में, वहाँ के प्लेज में शुरू कर दिया गया। इज़ दैट क्लियर। और वहाँ के ये जो चीज़ें थी ये उन्होंने एक्सेप्ट की, ठीक है ना। वाइल बैकग्राउंड कर्टेन एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट। तो इस तरीके से बांसुरी वगैरह बजाना और ये फ्लूट का जो साउंड है, ये चीज़ें उन्होंने शामिल की अपने नाटक में, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ मतलब ये तरीके उन्होंने अपनाए अपने नाटक में, ये प्रभाव पड़ा उसका। हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन थे? SS वासन है, ये डबल रिपीट हुआ है, वो प्रिंसिपल वाला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज? उस स्टूडियो में एक बार एक इंग्लिश विजिटर आए थे, तो कौन थे वो? तो स्टीफन स्पेंडर थे वो। फिर हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वाज? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऑथर है उसे कैसे पता चला कि वो जो विजिट करने आए थे, इंग्लिश विजिटर थे, उनके स्टूडियो में वो कौन थे? तो द ऑथर डिस्कवर्ड इट व्हेन ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी एंड
रीड द एडिटर, तो ये आंसर में करेक्शन करें आप, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको कि द ऑथर डिस्कवर्ड इट व्हेन ही वेंट टू ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या करेंगे, व्हेन ही वेंट टू ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी एंड रीड द एडिटर्स नेम क्लियर इन द बुक। तो जब उसने एक बुक में वहाँ के जो एडिटर है उनके नेम पढ़े ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में, तब उसे समझ में आया कि वो कौन थे, वो स्टीफन स्पेंडर थे। तो यहाँ पर ये जो करेक्शन है ये ठीक से आप लोग कर लेंगे। वॉट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू, तो द गॉड दैट फेल्ड नाम की एक बुक है, वो क्या रेफर करती है ये हमें आंसर बताना है। द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू 6 एमिनेंट मैन of letters in 6 separate essays described their journey into communism and their disillusioned return। तो यहाँ पर जो कम्युनिज्म में उनकी एंट्री हुई, कैसे उन्होंने इसकी जर्नी पूरी की, है ना। ऐसे 6 लोग थे, 6 बहुत प्रसिद्ध लोग थे, एमिनेंट फेमस लोग थे, है ना। उन्होंने इसमें अपने एजेज लिखे हैं और उस बुक का नेम क्या रखा है, द गॉड दैट फेल्ड, है ना, द गॉड दैट फेल्ड। इज दैट क्लियर? तो इसमें जो 6 एजेइस्ट हैं उनके एजेज हैं, मतलब 6 प्रसिद्ध लोगों के एजे हैं, निबंध हैं इस बुक में, ये मेनली आपको लिखना है। तो आप अगर इतना भी लिख देंगे कि इट कंसिस्टेड 6 फेमस पीपल्स एजेज। इज दैट क्लियर? अगर इतना भी लिखा है तो भी आपका आंसर तो आया है। इज दैट क्लियर? तो कोई आंसर थोड़ा क्रिटिकल लगे, लॉन्ग लगे, तो उसको आप थोड़ा समझ के इस तरीके से उसको यू कैन लर्न, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें याद ही नहीं हो रहा है। तो कम से कम 1 लाइन तो आप लोगों को बनाते सीखना है आंसर की। इज दैट क्लियर?